जो रेड कलर के इंक से लिखते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, उनमें पेशेंस भी कम होता है। और जो ब्लू इंक को अट्रैक्ट करते हैं वो एज कंपेयर टू रेड एंड ब्लैक उनका नेचर थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और वो पॉजिटिविटी को खुद के अंदर मेंटेन करने की कैपेसिटी रखते हैं। आ रहा है ध्यान में कौन कौन से कलर के पेन से लिखने से अपना नेचर पता चलता है। तो आई विल सजेस्ट यू ऑल फ्रेंड्स, डोंट यूज ब्लैक कलर पेन, use blue ink, and if necessary then only use red color pen if necessary. Got the point? Now we will move on to the next letter S. Please wait a minute. तो थर्मोकोल जरा थोड़ा साइड में रखे तो अभी तक आपको ध्यान में आ गया कि कौन से कलर से पेन को अभी आपको यूज करना है इसके आगे? तो यूज मैक्सिमम ब्लू कलर पेन, ब्लैक कलर की पेन को तो आपको अवॉइड ही करना है। अभी आपको स्क्रीन पे एस लेटर दिख रहा होगा। एस स्टैंड्स फॉर सिंपैथी। आप जब राइटिंग में एस लिखते हो इससे पता चलता है कि आप कितना सॉफ्टली बात करते हो, आप कितना प्यार से बात करते हो और आप जो बोलते हो वो आप करते हो या नहीं करते हो। दिस एस डिनोट्स स्पीकिंग एंड एक्शन। अभी ये एस अगर आप बहुत अच्छी तरह से देखें, स्क्रीन बट्टी करते हैं, अगर ये एस आप अच्छी तरह से देखें तो आपको ध्यान में आएगा ऊपर एक हाफ सर्कल है और नीचे एक हाफ सर्कल है। इन दोनों हाफ सर्कल को मिला के एस बन गया है। दिख रहा है आपको? ऊपर एक हाफ सर्कल, उसको कंटिन्यू नीचे एक हाफ सर्कल और उस दोनों को मिला के एस बन गया है। तो ग्राफोलॉजी में ये जो ऊपर का हाफ सर्कल है वो बताता है कि आप किसी के साथ कितना प्यार से बात करते हो, हाउ यू शेयर योर फीलिंग्स सॉफ्टली और श्रूडली। ओके? और नीचे वाला एस बताता है कि आपने जो बात इतनी प्यार से की तो वो आपने एक्शन में भी की या नहीं की, ये नीचे वाला हाफ सर्कल बताता है। तो आ गया ध्यान में? एस डिनोट्स सिंपैथी, प्यार से बात करना, प्यार से एक्शन करना। तो अभी हम लोग, मैंने अलग अलग टाइप का एस यहाँ पे निकाला हुआ है। तो अभी हम लोग देखते हैं फर्स्ट एस को। अगर आप फर्स्ट एस देखते हैं, अगर आप फर्स्ट एस को देखेंगे ना, अगर आप फर्स्ट एस को देखेंगे तो आपको दिखेगा ऊपर का जो हाफ सर्कल है और नीचे का जो हाफ सर्कल है वो दोनों भी साइज में सेम है। तो जिनकी हैंडराइटिंग में ऐसा एस है वो
जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे। अभी हम लोग जाते हैं सेकंड वाले एस की तरफ। हर एक लेटर्स को आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है, तो फिर आपको तुरंत समझ में आएगा कि आपकी राइटिंग में आपको कहाँ पे चेंज करना है। अभी अगर आप सेकंड वाला एस देखते हैं, तो सेकंड वाले एस में ऊपर का जो हाफ सर्कल है वो बड़ा है और नीचे का जो हाफ सर्कल है वो थोड़ा छोटा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी कोई पर्सन रहेगा ये बातें ज्यादा करेगा और एक्शन में कम रहेगा। मतलब he will tell his mother, I will clean my cupboard today, then I will arrange my all the clothes very properly, then I will help you in the kitchen, then I will go and bring the vegetables from the market. बट इन सब काम से वो सिर्फ एक या दो काम ही करेगा, पूरा काम नहीं करेगा। मतलब ये जो सेकंड वाला एस है वो बातें ज्यादा करेगा बट वो काम कम करेगा। अभी थर्ड वाला एस देखना, विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द सेकंड। थर्ड वाला एस ऊपर से उसका जो हाफ सर्कल है वो स्मॉल है और नीचे का हाफ सर्कल बड़ा है। व्हाट डज इट मीन? तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जिसकी हैंडराइटिंग में ये एस रहेगा, दैट पर्सन, अगर उसकी मम्मी के सिर में दर्द रहेगा, if his mother is having headache, then that person will go into the kitchen, will make a tea for mother, then will serve the tea to her mother in the bedroom. मतलब कुछ भी बात न किए वो एक्शन में काम कर रहा है। मतलब ये वाला पर्सन बात कम करेगा और करके ज्यादा दिखाएगा। चलो सी द फोर्थ एस। बहुत अच्छी तरीके से देखना, ये बहुत कम लोगों के इसमें ये एस होता है, लेकिन होता है। अगर आप देखते हो तो इस एस में मैंने जो एस निकाला है, दोनों साइड में आपको ट्रायंगल के जैसा एंगल दिखेगा। ऊपर के साइड में भी एंगल है और नीचे के साइड में भी एंगल है एस में। तो जिनकी हैंडराइटिंग में ये एस है, he will always be in tension। मतलब अगर डैडी ने उसको कुछ काम करने के लिए बोला भी, या किसी ने कुछ काम करने के लिए बोला या कुछ भी बोला, तो वो सिर्फ गुस्से से जवाब देगा, हाँ देखता हूँ, करता हूँ। मतलब गुस्से से ही बात करेगा। वो जो बोला हुआ काम करेगा भी, लेकिन करते वक्त भी वो टेंशन में करेगा। मतलब बात करते वक्त भी टेंशन और उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त भी वो टेंशन में ही होगा। This is about fourth S. Now we will move on to the next and last S, that is fifth one. अगर आप देखेंगे ये S हम लोग जो मराठी में ई निकालते हैं उसके जैसा दिखता है। What is the meaning of this? तो जिनकी हैंडराइटिंग में ये वाला एस रहेगा, they will be always helpful to others, but when they are helping, their mind will immediately go into the thought process, आज मैंने मदद की है, कल तुझे भी मुझे मदद करनी है। Means he will expect when he is helping.
Got the clear idea about the S? तो इस सब S में से I will suggest you to follow the third S. बातें कम करो, काम ज्यादा करो. Then your life will be more progressive. So use third one. Got the point? Okay. Now we will move to the next letter, letter T. तो आइडिया क्लियर हो गया अबाउट द एस? क्लियर? रेज योर हैंड. सबको एस समझ में आ गया? कौन सा एस आपको अभी राइटिंग में लिखना है? ग्रेट. नाउ सी द नेक्स्ट लेटर, दैट इज लेटर टी. टी डिनोट्स ईगो, विल पावर. T denotes ego, will power. मतलब आप में कितना ईगो है, आप दूसरों के साथ बात करते वक्त खुद को कितना ज्यादा स्मार्ट समझते हो, उनको कितना लो फील करवाते हो. अगर आपको कोई टेंशन आया एग्जाम का, या मम्मी ने कभी कुछ बोला, या कुछ भी चीज का अगर आपको टेंशन आता है, उस टाइम पे आप खुद को कितना पॉजिटिव मेंटेन करते हो, आपकी विल पावर कितनी है, ये सब चीजें इस टी से पता चलती है. ओके, नाउ लुक हियर हाउ वी राइट टी. स्टैंडिंग लाइन and one sleeping line. Okay, that way we write T, na? Standing line, one standing line and one sleeping line, that is T. I will say that sleeping line as a crossbar. That sleeping line is crossbar. Okay? तो जब भी मैं अभी क्रॉसबार ये वर्ड यूज करूंगी आगे, तो आपको इमीडिएटली ध्यान में आना चाहिए मैं वो स्लीपिंग लाइन की बात कर रही हूं. तो चलो अभी स्क्रीन पे आपको अलग अलग टाइप के टी दिख रहे हैं. क्लियरली? कैन यू सी इट क्लियरली? ओके, तो अभी फर्स्ट वाला टी देखना. स्टैंडिंग लाइन है और उसको मैंने उल्टा कर्व निकाला है. मीन्स वो जो उल्टा कर्व है, जो स्लीपिंग लाइन है, उसको हम लोग क्रॉस बार बोलते हैं. तो जिनकी राइटिंग में ये फर्स्ट वाला टी रहेगा, दैट पर्सन विल ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव हिमसेल्फ. वो पर्सन हमेशा खुद को इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान देगा. मतलब अगर उसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कम परसेंटेज आए या कम मार्क्स आए, तो वो सोचेगा कि मैंने वो टाइम पे ज्यादा खेलने में ध्यान दिया था या मैंने पढ़ाई कम की थी. तो वो खुद के बारे में सोचेगा कि मुझे परसेंटेज कम क्यों आए थे, और वो उसके ऊपर वर्कआउट करेगा इमीडिएटली to get more marks in second unit test. Means he will try to implement himself. अगर कोई थोड़ा सा फैट रहेगा और उसको किसी ने बोला कि तूने अगर थोड़ा सा डाइट फॉलो किया, थोड़ी सी एक्सरसाइज की ना, तो तेरा वेट लॉस हो जाएगा, देन ये जो फर्स्ट वाला टी है वो इमीडिएटली उसको एक्शन में लाएगा. Means he will always try to improve himself. Self improvement में ये ज्यादा ट्रस्ट रखता है. Now see the second T, which is exactly opposite to the first.
यहाँ पे मैंने जो क्रॉस बार मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो उल्टा कर्व निकाला है। तो जिसकी हैंडराइटिंग में ये वाला टी है, he will always give excuses। मतलब अगर उसको बोला कि आज 4 दिन के बाद तेरी एग्जाम है, तो आज तू 3 घंटा पढ़ाई कर या 2 घंटा पढ़ाई कर, तो फिर वो बोलेगा कि आज पूरे दिन में घर में गेस्ट थे ना, इसलिए पढ़ाई नहीं हो सकी। मतलब उसके पास उसको जो नहीं करना है उसके लिए हमेशा रीजनिंग रहेगा, उसके पास हमेशा कुछ तो कारण रहेगा। He will always give excuses. Now see the letter T third, standing line और एक स्लीपिंग लाइन, वो है क्रॉस बार, राइट। नेवर एवर राइट दिस थर्ड टी। इसको बहुत अच्छी तरह से देखना, और अगर किसी के हैंडराइटिंग में ये टी आता है, थर्ड वन टी, तो उसको कभी भी इसके आगे लिखना नहीं है। Why? बिकॉज जिनकी राइटिंग में ये वाला टी है वो बहुत श्रूडली बात करेंगे हमेशा किसी के साथ भी। किसी ने कुछ बोला तो तुरंत बैक आंसर करेंगे, वो हमेशा एग्रेसिव रहेंगे, उनमें पेशेंस भी बहुत कम रहेगा। एंड ड्यू टू दिस नेचर मेनी टाइम्स they will lose their relation with friends, with family and with others। क्योंकि जो ज्यादा बहुत ज्यादा क्लियर बोलते हैं वो किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड राइटिंग थर्ड टी। नाउ लुक एट द फोर्थ टी। ये आपको नॉर्मल टी लगेगा, नॉर्मल स्टैंडिंग लाइन, और उसको सीधी एक क्रॉस बार निकालिए, सीधी लाइन है हॉरिजॉन्टल। दिस इज बैलेंस टी। ये वाला जो पर्सन है जिसकी राइटिंग में ये वाला टी है, he will always learn from his past mistake, will change, and then he will be progressive। मतलब अगर एग्जाम में कम मार्क्स आ गए तो वो सोचेगा कि कहाँ पे गलत था, उसके ऊपर वो काम करेगा, उसके ऊपर वो खुद में चेंज करेगा, एंड he will get what marks he want। मीन्स पास्ट की मिस्टेक से वो खुद को सुधारेगा। सो जो फोर्थ वाला टी है उसका सक्सेस रेट हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि जो भी फ्रेंड्स है, जो भी बच्चे हैं जो अपनी खुद की गलतियों के बारे में सोचते हैं और उनमें चेंज करते हैं, तो उनकी फ्यूचर लाइफ बहुत अच्छी जाती है। तो दैट इज द फोर्थ टी। अभी इस जो 4 टी मैंने लिखे हैं उसके नीचे आपको 2 वर्ड दिखेंगे। प्लीज लुक एट द स्क्रीन। आप बोलेंगे 2 वर्ड सेम सेम लिखने की क्या जरूरत है, लेफ्ट में भी THIS और राइट में भी THIS, 2 वर्ड के एक ही वर्ड लिखते तो भी चलता था। बट इफ यू सी इट neatly, you will find first THIS जो लेफ्ट साइड में है उसका जो क्रॉस बार है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है वो थोड़ी नीचे के साइड में है, और जो दूसरा THIS है उसकी जो टी की लाइन है वो थोड़ी ऊपर के साइड में है। ध्यान में आ रहा है आपको कि जो फर्स्ट वाला THIS का टी है
उसका क्रॉस बार नीचे है, और दूसरा जो THIS का T है उसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मैंने वो थोड़ा ऊपर निकाला है। तो इसका मीनिंग क्या है? तो ये जो फर्स्ट वाला THIS है जिसकी क्रॉस बार नीचे के साइड में है, वो खुद को हमेशा लो फील करवाएंगे एज कंपेयर टू अदर्स, और इनकी प्रोग्रेस भी कम होगी। मीन्स if they work hard to get 80-90%, बट उनका टी अगर फर्स्ट टाइप का रहेगा राइटिंग में, तो अगर 80-19% के एफर्ट्स लेके भी वो लोग 60-65 तक ही पहुंच सकते हैं। वाइस वर्सा, ये जो सेकेंड वाला THIS का टी है जिसका क्रॉस बार थोड़ा सा ऊपर है, वो वाला बच्चा सिर्फ 60-70 का पढ़ाई करके भी 90+ लाएगा। बहुत अच्छी तरह से सुनना और बाद में इसको इम्प्लीमेंट करना। ओके, अभी आपको कौन सा वाला टी इस क्लास के बाद प्रीफर करना है या आपके राइटिंग में कंटिन्यू करना है, दैट इज फोर्थ वन टी। टी निकाला और उसका जो क्रॉस बार है वो ऊपर के साइड में लिया। ओके, नाउ वी विल सी द थर्ड लेटर आर। ये टी का कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको कि आपको अभी इस क्लास के बाद कौन सा वाला टी निकालना है जिससे आपकी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा होगी। नाउ सी द लेटर आर। हमारे सामने स्कूल में जब हम लोगों को टाइम टेबल दिया जाता है, मंडे को ये लेक्चर्स है, ट्यूसडे को ये लेक्चर्स है, सैटरडे को ये लेक्चर्स है, तभी एक लेक्चर देख के हम लोगों को बहुत हैप्पी फील होता है। तो वो कौन सा क्लास होता है? आर्ट क्राफ्ट का। बिकॉज आर्ट और क्राफ्ट का उस टाइम टेबल में नाम भी दिखा ना, तो भी हम लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं। आर्ट, बिकॉज एवरी पर्सन लाइक्स आर्ट, क्राफ्ट, क्रिएटिविटी, राइट? तो आपकी राइटिंग में आप कितने क्रिएटिव हो ये आपके आर लेटर से पता चलता है। आर स्टैंड्स फॉर क्रिएटिविटी। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने ए एक आर निकाला है और बी के सामने एक आर निकाला है। अच्छी तरह से देखना। फर्स्ट वाला आर मोस्टली वी यूज इन डिसकनेक्टेड राइटिंग, मतलब जहां पे सेपरेट राइटिंग लिखते हो वहां पे मोस्टली फर्स्ट वाला आर यूज किया जाता है। एंड द सेकेंड आर is used in cursive writing, जो कॉन्वेंट स्कूल में कंपल्शन होता है कर्सिव राइटिंग का, तो सेकेंड वाला आर इज यूज इन कर्सिव राइटिंग। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग फर्स्ट नंबर के आगे मैंने एक आर निकाला हुआ है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। कैन यू सी द स्क्रीन प्रॉपरली? हर एक वर्ड अच्छी तरह से दिख रहा है? ग्रेट। तो अभी पहले वाला आर अच्छी तरह से देखना। दिस, जिनकी राइटिंग में ये वाला आर रहेगा, दे आर मोर क्रिएटिव। वो कोई भी चीज को अलग स्टाइल से क्रिएट करना ज्यादा अच्छा लगता है और उनको ज्यादा पसंद आता है।
उनकी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा अच्छी होती है। एंड दिस पर्सन likes to express creativity and his creativity is quite unique। मतलब ये जो भी कुछ करेगा थोड़ा उसका यूनिक स्टाइल होगा और उसको अपनी क्रिएटिविटी सबको बताने में अच्छा लगता है। ये हो गया अबाउट फर्स्ट आर। नाउ लुक एट द सेकेंड आर। किसी किसी के हैंडराइटिंग में ये वाला आर होता है जो थोड़ा बहुत वी के जैसा दिखता है। तो ये जो सेकेंड वाला आर है जिसकी राइटिंग में आता है, उसको भी कुछ भी क्रिएटिव करना है या कुछ आर्ट करना है, कुछ क्राफ्ट करना है, तो वो भी हमेशा सोचता है कि मुझे कुछ तो भी नए तरीके से बनाना है, मुझे कुछ तो भी नया क्रिएट करना है। वो सोचता है बट वो कर नहीं पाता है। कहा तो भी उसकी थिंकिंग में वो क्रिएटिविटी आती नहीं है जो उसको नया कुछ क्रिएट करना होता है। तो दैट इज अबाउट सेकेंड आर। नाउ लुक एट द थर्ड आर। बहुत अच्छी तरह से इस आर को देखना। मैंने स्टार्ट किया है आर निकालना, नीचे लेके आई और वापस वही लाइन से मैंने उसको ऊपर लेके आर कंप्लीट किया। मतलब ये मैं थर्ड वाले आर के बारे में बोल रही हूं। अच्छी तरह से उस लेटर को स्क्रीन पे देखो। तो ये थर्ड वाला आर जो है मैंने उसको रिट्रेस किया, मतलब एक ही लाइन पे से वापस मैंने अपना पेन घुमाया। तो जिनके राइटिंग में ये वाला आर होगा, he will do only what is being taught। मतलब इसको जो टाइप से आर्ट और क्राफ्ट्स करने के लिए सिखाया गया है वो वही करेगा। तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर स्कूल में टीचर ने बोला कि मेक अ पेपर बोट, पेपर से बोर्ड बनाओ, तो ये जो फर्स्ट वाला आर है वो अपनी यूनिक आइडियाज उस पेपर बोट के अंदर डालेगा। मतलब टीचर ने अगर 4 फोल्ड करके पेपर बोट बनाया तो ये फर्स्ट वाला आर जो है वो 2-3 फोल्ड और करेगा और कुछ तो भी नया बोर्ड बनाएगा। सेकेंड वाला जो आर है ही विल ट्राई, वो भी एक्स्ट्रा के फोल्ड्स लेके या नए तरीके से बनाने का ट्राई करेगा, बट ही वोंट, वो बना नहीं सकेगा। और जो थर्ड वाला है वो he will copy same to same method as his teacher taught him। उसके टीचर ने जैसा पेपर बोर्ड बनाया है वो वैसे के वैसे कॉपी करेगा। बिकॉज दिस पर्सन लाइक्स टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ खराबी नहीं है थर्ड वाले में, लेकिन वो उसकी क्रिएटिविटी बाहर नहीं लाता है। ओके, गॉट द ऑल द 3 आर। ओके, अभी मैंने बी के सामने एक आर लिखा है, दैट इज बीइंग यूज्ड मैक्सिमम इन कर्सिव राइटिंग। तो ये जो ए वाला आर और ये जो बी वाला आर ये दोनों भी बराबर है, तो आप इस दोनों को भी अपनी राइटिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, ध्यान में आ गया आपको? एस कैसे लिखना है, टी कैसे लिखना है, आर कैसे लिखना है। अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेस थोड़े कम एफर्ट्स में ज्यादा प्रोग्रेस चाहिए तो जो भी सिखाया है उसको आप बाद में प्रैक्टिस करना। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं। कोई बोर तो नहीं हो रहा है?
ओके, चलो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. सी द स्क्रीन. अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्लांट. इस वर्ड पे मत जाना, ये थोड़ा सा आपको हेवी लगेगा. स्लांट. देखो मैं दिसू के પછી मैं बोलूं. किसी किसी की राइटिंग एकदम स्ट्रेट होती है, किसी की राइटिंग थोड़ी सी लेफ्ट साइड में जाती है, किसी किसी की राइटिंग थोड़ी सी राइट साइड में जाती है. तो ये जो मूवमेंट होती है राइटिंग की, उसको हम स्लांट बोलते हैं. आप देखेंगे नीचे मैंने एक स्ट्रेट लाइन निकाली है. एक साइड पे लेफ्ट लिखा है और एक साइड पे राइट लिखा है. ठीक है. अभी उसके ऊपर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं. अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आई एम मनीषा, आई एम काउंसलर एंड ऑल दैट, तो आप देखेंगे वो वाली राइटिंग थोड़ी सी लेफ्ट साइड में झुकी है. अच्छी तरह से देखना तो आपको ध्यान में आएगा व्हाट आई वांट टू से. आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में ये वाली राइटिंग थोड़ी झुकी हुई है. तो जिनकी राइटिंग थोड़ी सी लेफ्ट साइड में जाती है, that person is reserved personality. वो जल्दी से खुल के किसी के साथ बात नहीं करेंगे. They want people to understand them without speaking. मतलब आगे वालों ने हमेशा उनको समझा के लेना, ये उनका एक्सपेक्टेशन होता है. Since they are reserved, वो जल्दी से खुल के बात नहीं करते, so they have limited friends. So maximum time they like to live aloof or alone. क्योंकि जो खुल के बात ही नहीं करता है तो उसको अकेले रहना ही मैक्सिमम टाइम अच्छा लगता है. तो ये हो गया थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जिनकी राइटिंग जाती है उनके बारे में. अभी आप देखेंगे मैंने बीच में भी एक लिखा है मिडिल में, आई एम मनीषा, आई एम काउंसलर एंड ऑल दैट. तो वो पूरा स्ट्रेट लिखा है. दैट राइटिंग इज एक्सट्रीमली स्ट्रेट. तो ऐसी वाली राइटिंग मोस्टली जो आर्मी के लोग हैं उनमें होती है, जो एकदम सीधा सीधा चलते हैं ऐसा ऐसा. बिकॉज दे आर वेरी मच फोकस. उनमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट राइटिंग. बीच में की जो राइटिंग है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ. तो जिनकी राइटिंग ये स्टाइल की है वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं. उनको उनका फोकस एकदम स्ट्रेट होता है. दे डोंट वेस्ट टाइम. उनको टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं होता है. बट जैसे कि इनका इतना ज्यादा क्लियर फोकस होता है, इतने एक्सट्रीम वो डिसिप्लिन होते हैं, हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं इनके साथ बहुत इजीली फ्रेंडशिप नहीं कर सकते जिनकी बहुत ज्यादा स्ट्रेट राइटिंग है. ओके, बिकॉज दे आर नॉट दैट मच फ्रेंडली. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन्स. वो नेक्स्ट वाली राइटिंग थोड़ी सी राइट साइड में गई है. मैंने जैसे कि वो एरो निकाला है. नेक्स्ट वाली राइटिंग, थर्ड वाली राइटिंग थोड़ी सी राइट साइड में गई है. तो ऐसे बच्चों को पेरेंट्स हमेशा कुछ तो भी इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं. ये मत कर, ये कर, ऐसा मत कर, वैसा कर. तो हमेशा इनको पेरेंट्स कुछ तो भी सिखाते रहते हैं.
मतलब अच्छा बट सिखाते रहते। दे आर मोर टॉकेटिव देन फर्स्ट टू। लेफ्ट और स्ट्रेट से ये थोड़े ज्यादा टॉकेटिव होते हैं। इनको खुद की फीलिंग्स या खुद के माइंड में जो चल रहा है वो दूसरों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है। दे आर फ्रेंडली, मतलब इनके साथ इजीली फ्रेंडशिप हो सकती है। दे ऑल्सो रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर इनको कोई काम बोला गया तो वो कर देते हैं। आ गया ध्यान में? स्ट्रेट राइटिंग का मतलब क्या है? जिनकी राइटिंग थोड़ी सी लेफ्ट है तो थोड़े से रिजर्व होते हैं, जिनकी राइटिंग थोड़ी सी राइट होती है वो थोड़े से एक्सप्रेसिव होते हैं। ओके, तो फिर आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए? तो आपकी राइटिंग थोड़ी सी स्ट्रेट और राइट के बीच में होनी चाहिए, बिकॉज एक्स्ट्रा एक्सेस इज ऑलवेज हार्मफुल। तो ज्यादा राइट साइड में अगर आप राइटिंग करते हो तो वो सब निगेटिव रिजल्ट देंगे। तो स्ट्रेट एंड राइट के बीच में आपकी राइटिंग होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लो नहीं गई। ओके, तो चलो एक बार हम लोग सब रिवाइज करते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, लास्ट का सेशन भी एक बार रिवाइज करते हैं। लास्ट सेशन में हमने सीखा व्हाट इज ग्राफोलॉजी, हैंडराइटिंग एनालिसिस क्या है, हैंडराइटिंग एनालिसिस और आपके लेटर्स चेंज करके आपकी लाइफ में क्या क्या प्रोग्रेस हो सकती है। सेकंड हमने सीखा कि स्मॉल हैंडराइटिंग क्या है, लार्ज हैंडराइटिंग क्या है और आपको कौन सी राइटिंग करनी है। लास्ट सेशन में थर्ड टॉपिक था दो वर्ड के बीच में कितना गैप देना है, वर्ड स्पेसिंग। फोर्थ टॉपिक हमने डिस्कस किया था हाउ टू राइट लेटर ई। ओके, आज हमने डिस्कस किया है अभी तक के टॉपिक। फर्स्ट लेटर वाज लेटर एस, एस फॉर सिंपैथी, एस फॉर सिंपैथी। सेकेंड लेटर हमने देखा लेटर टी, और कौन सा लेटर टी अच्छा है, कौन सा लेटर एस अच्छा है जो आप आज से स्टार्ट करने वाले हो। बाद में देखा टी के बाद हम लोगों ने देखा लेटर आर, आर फॉर क्रिएटिविटी। ओके, उसके बाद अभी हमने देखा कि स्लांट, लेफ्ट में लिखना है, राइट में लिखना है या स्ट्रेट लिखना है। ओके, अभी तक सबको सब समझ में आ गया? आई थिंक मेरा टाइम खत्म हो गया है। आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, क्योंकि ये मेरा लास्ट सेशन था आपके साथ का अभी का, तो आई विल सजेस्ट यू वन थिंग कि अभी तो आपके लाइफ में सिग्नेचर ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ है, बट when you will go to 9th 10th standard you will start writing signature। तो जब भी आप आगे सिग्नेचर करने वाले होंगे तो पहले किसी भी अच्छे ग्राफोलॉजिस्ट के पास आप जाना, उनके पास से आपकी सिग्नेचर लेना और उसके बाद ही वो सिग्नेचर आपके लाइफ में आप कंटिन्यू करना। देन यू विल गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। तो सिग्नेचर, ये तो मैंने 3-4 लेटर्स सिर्फ आपको बताए क्योंकि इतना सब पोर्शन यहाँ पे कवर नहीं हो सकता। तो और भी बाकी के लेटर से
जिसका अपना अपना एक अलग मीनिंग है। तो सिग्नेचर और लेटर्स को आप ग्राफोलॉजिस्ट के पास से जाके अभी से चेंज करवाते हो तो आपकी लाइफ को, सक्सेस को कोई स्टॉप नहीं कर सकता। So for your better progress, for your more betterment, for your successful life, approach any graphologist when you will require signature। और अभी से लेटर्स के ऊपर। थैंक यू। ओम शांति।